Good morning to all of you. आज सबको डीपीपी डिस्कशन करने के लिए बोला था, सो एएमआई का डीपीपी मैं ओपन कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आपके पास उसके अलावा भी डाउट्स है तो आपको पूछना होगा। सो डीपीपी 1 क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दस EMI। सो किसी के पास कोई डाउट है इससे रिलेटेड? क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको ट्राई करना है और आपके पास डाउट्स जरूर आएंगे। (23) 11 13। So question number 11, question number 13, question number 23, 25 was pending। उसको भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। Any other question that you tried, you failed to get it? Maybe simple, maybe difficult. 14, 15. ओके, इसके अलावा भी और कोई डाउट, आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो ड्यूरिंग द डिस्कशन। बिलीव मी, जब आप ट्राई करोगे आपसे नहीं होगा, आप डाउट पूछोगे, उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 11, 13, 14। सो 4, 11, 13, 14। सो क्वेश्चन नंबर 4 से पिक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज कि some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it. तो पहले तो क्वेश्चन समझना होता है कि जो बोल रहा है कि वो हम जानते हैं तो कुछ कैसे अप्लाई करना है, क्या है। तो इसने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इससे आपको समझ में आ गया कि ये ईएमएफ के बारे में कुछ बात कर रहा होगा, फैराडेज लॉ। रेजिस्टेंस दे दिया है, इसका मतलब है कि उसमें हम करंट के बारे में बात कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट इंड्यूस करंट डेवलप होती है, बिल्कुल होती है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस चैप्टर पे चल रहे हैं और क्या क्या स्टोरी बनने वाली है। वो चैप्टर रिकॉल होने का, और उसका आई का फंक्शन टाइम के साथ दिखाया गया कि किस तरह से फंक्शन वैरी कर रहा होता है या फिर डिपेंड कर रहा होता है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये करंट आई के साथ कैसे टी के साथ कैसे जा रहा है वो दिखाया गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। तो फ्लक्स चेंज बताना अपने को। तो आपको याद होगा कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास था, I इज इक्वल टू -1/r/d∅dt। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने कभी बनाया था। अच्छा, यहाँ से अपने को फाई कैलकुलेट करना है। क्या अपने को आर पता है? यस। क्या अपने को आई नोन है? यस। आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, तो इसको आई को यहाँ पे हम एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, आई वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। नेगेटिव स्लोप है, स्लोप को मेजर करो दिस डिवाइड बाय दिस, तो हो जाएगा 40। तो ये -40 टाइम्स टी। इंटरसेप्ट कितना है? पॉजिटिव है, 4 है। सो अब तक आपको y की इक्वेशन लिखना आता होगा, आई मीन y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन लिखना इजीली से आता होगा आपको। तो जैसे आपने ये लिखा था, आपको आई पता चल गया, रख लो। तो ये इक्वेशन अपने के लिए बन जाएगी d∅dt इज इक्वल टू -IR, और I का मतलब यू नो, R का मतलब यू नो, सो R टाइम्स I -40t प्लस 4। R की वैल्यू भी रख सकते हैं 10 ओम में। सो बेसिकली ये बन जा रहा है 400t - 40। इंटीग्रेट कर दो तो d∅ की वैल्यू पता चल जाएगी, dt की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब यहाँ से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करने का, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फाई चेंज इन फाई पता करना, तो ये चेंज इन फाई डायरेक्टली आएगा। दिस इज गोइंग टू बी 200t स्क्वायर
माइनस 40t। किसी भी टाइम पर इतना फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो जीरो टाइम पे कितना चेंज हो रहा होगा? जीरो, ऑफ कोर्स। सो कितना टाइम है अपने पास? 0.1, तो टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर दो? 0.1। सो सब्स्टिट्यूट टी एज 0.1 एंड गेट योर आंसर। 1 मिनट लगेगा, आप चेक कर लीजिए। आंसर मैच कर जाता है तो अपना पर्पस पूरा हो गया, और अगर कुछ इश्यू रहता है तो मैं अवेलेबल हूँ, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। -2 सिंपली बता रहा है कि डिक्रीज हुआ होगा, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ होगा कितने अमाउंट से? 2 अमाउंट से, 2 को मार्क कर दोगे। तो माइनस भी आएगा, तो माइनस को हम जानते हैं कि डिक्रीज के बारे में बात करते हैं, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने 5 पूछा है, तो मैंने 4 बता दिया। 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एग्जाम में आते हैं, और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो वहां पर भी कर पाओगे एग्जाम में। इट सेज कि इफ द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम इट इज रीओपन्ड। तो पहले ये क्लोज था, इसको आप रीओपन करते हो। द कॉइल क्लोज लूप विल शो। तो इस लूप के साथ क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो ये ओपन होगा, कोई करंट नहीं जा रहा है, तो कोई फ्लक्स नहीं जा रहा होगा, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आप कह सकते हो, या फिर अदरवाइज भी लिंक कर सकते हो। फिर क्या हुआ होगा? फिर जब आपने इसको करंट को इसको क्लोज कर दिया तो इस पे एक करंट सेटअप हो गई होगी, तो फिर कुछ चेंजेस वगैरह आए होंगे। अब आप क्या करते हो? फिर से ओपन करते हो। जब आप ओपन करोगे तो बेसिकली करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास एक करंट जा रहा है, करंट सडनली ड्रॉप कर रहा है, तो फाइनली ओपन टाइम की कंडीशन अपने को देखनी है। तो करंट डिक्रीज कर रहा है, सपोज के लिए ये करंट चल रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इनटू द जाएंगी स्क्रीन के। इसका मतलब ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आकर के अंदर जा रही होंगे, और अंदर की तरफ जा रही होंगे। अगर अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो ये जो वायर वाला है, क्लोजेस्ट वायर है, वो ज्यादा इजिली बता पाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड आएगी। तो इस वाले लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, अंदर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। एक बार अंदर वाले को हटा देते हैं, क्योंकि अपने को अंदर की जरूरत नहीं है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ पर जरूरत है? जहाँ पर ये कॉइल रखी गई है। मैं री एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखने में सब सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा गलती आपको माइनस में ले जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम उस पर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से आएगी, इस वायर की वजह से आएगी, इस वायर की वजह से आएगी, इस वायर की वजह से आएगी। फिर आप देखोगे डोमिनेट कौन करेगी? मैग्नेटिक फील्ड में 1/r चलता है। सो इसका मतलब है जो वायर क्लोजेस्ट होगा ना, वो वायर डिसाइड करेगा कि वहां के फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर जाएगा। सो इसकी वजह से इस वाले एरिया में जो फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो आउटवर्ड आएगी। अच्छा, अगर ये आउटवर्ड आया, अब आपने करंट को कम कर दिया, तो लेंज लॉ लगाने का, करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे पास कर रहा था वो डिक्रीज कर रहा है। तो उसको डिक्रीज को अवॉइड करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या करेगा कि इस तरह से करंट चलाएगा कि उसका फ्लक्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाए। तो उसका फ्लक्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि हम ये इस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। और ये कब है? ये तब है जब हमने स्विच को ओपन कर रहे थे। तो ओपन टाइम हम लोग देख रहे थे, पहले क्लोज था फिर ओपन किया गया। तो ये दोनों सिचुएशन बोलेगा तो पहले वाले अलग से पढ़ेंगे, बाद वाले अलग से पढ़ेंगे। पहले वाले केस में क्या रहा होगा? करंट सडनली ग्रो किया होगा। तो यही करंट सडनली ग्रो किया होगा, तो इसी को अपोज करने के लिए जब आपने क्लोज किया था तो कैसा चलेगा? शायद ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। जब आपने क्लोज किया था तो उस समय इस लूप की करंट, इसमें करंट सडनली बढ़ा था, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा होगा, तो इसको काउंटर करने के लिए वो करंट ऐसे चलेगा। सो इनिशियली ये इंड्यूस करंट होगा, फाइनली ये इंड्यूस करंट होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखेंगे किस तरह से रीड करता है। एन एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स है, तो दोनों केस में सेम नहीं रहता है। इनिशियल केस में अलग रहता है, फाइनल केस में अलग रहता है। 2 बार फ्लक्स चेंज हुआ है, इनिशियली करंट बढ़ा था। सो ए और बी कहना चाह रहा है दोनों केस में सेम रहता है, सी और डी दोनों केस को अलग अलग डील कर रहे हैं।
तो एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स, फिर क्लॉकवाइज करंट पल्स। तो देखो पहले कौन सी चली हमारी, क्लॉकवाइज चली, बाद में कौन सी चली, एंटी क्लॉकवाइज चली। तो सी गलत हो गया, कौन सा सही हुआ, लास्ट ऑप्शन। सो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, लेंज लॉ पर बेस्ड था। जब कभी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस करंट उस फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। इनिशियली आपने जब करंट को रन कराया तो करंट ग्रो किया। सो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है, फिर देखना होता है करंट का मैग्नेटिक फील्ड कब ग्रो कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, एंड ऑल दैट। समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आपको अगर उसका लॉजिक ना समझ में आए तो आपको एज ए डाउट उसको जरूर पूछने का। क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर हम लोग वर्क कर रहे होंगे तो इसमें कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, तो हम आपको आइडिया दे देते हैं, और जो पार्ट आपका आंसर निकलाना हो तो उसका हम आंसर भी निकाल सकते हैं। सर क्वेश्चन, सिर्फ यस, 5th पार्ट में डाउट था। हीट प्रोड्यूस्ड। हाँ सर। सो देखता हूँ एक बार। इट सेज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस, ये दिया गया, चेंजेस। तो आइडिया वही है, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं विथ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो उसने फ्लक्स ही आपको दे दिया, तो फ्लक्स कैलकुलेशन आप पर नहीं छोड़ा हुआ है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए माइनस डी फाइव बाई डी टी करने का। तो फर्स्ट पार्ट आने का, फिर टी रखना होगा, फिर इंड्यूस्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज का ये इंस्टेंटेनियस आएगा, एवरेज निकालना आपको जानते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से एवरेज कैसे निकाला जाता है। इन केस अगर आप भूल गए हो तो ई एवरेज की वैल्यू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी डी। 0 से टी तक उसको इंटीग्रेट करते हो, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने का ये जनरल तरीका है। सेकेंड हो जाएगा, थर्ड में चार्ज पासिस थ्रू द कॉइल इन दिस टाइम, सो करंट निकाल लोगे, चार्ज निकाल लोगे। एवरेज करंट, सो करंट निकल के आ जाएगा। करंट कैसे निकालोगे, करंट के लिए आप इसको आई आर के बराबर कर दोगे, सो करंट आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट आपके रहा होगा, फिफ्थ वाले पार्ट पर आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट कहता है हीट प्रोड्यूस कितना होगा, ये बताइए। अच्छा, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कहाँ से हो रहा होगा, हीट का जो प्रोडक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ आ रहा है, और वो ईएमएफ पावर को सप्लाई कर रहा है। तो जो हीट का जनरेशन है वो रेजिस्टेंस से रहा होगा। तो हीट को हम लोग कैसे लिखेंगे, हीट जनरेटेड इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, इस दिस इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी कर देंगे। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे। क्या आई की वैल्यू अपने को नोन है, यस। यहाँ से अपने को आई की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, और अपने को फंक्शन ऑफ टाइम मिलना ही है, तो उसको रख देंगे। आर अपने को कांस्टेंट दिया गया है, चलता है, dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। और आप ऐसा बोलो कि आई आर को ई से रिप्लेस कर दो तो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई इंटू ई। फिर से आपको आई निकालना ही पड़ेगा, या ई स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो क्योंकि वही है, तो ई स्क्वायर बाई आर कर सकते हो। तो जो इंटीग्रेशन से आएगा ईएमएफ, उसको स्क्वायर करने का, यहाँ से अपने कौन सा मिल जाएगा। किसी ने निकाला होगा तो ये किया होगा और आंसर आया होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे तो जरूर आ जाएगा। देन वी कैन, देखो इसमें क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का भी यूज आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th। जब लोग 13th के बारे में बात करेंगे तो वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि एक क्लोज सर्कुलर लूप है जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताए गए हैं, और मेन डायमीटर अपने को दिया गया है, हैविंग टोटल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, और एट प्लेन एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे प्लेन रखा है उसका। सो यू नो कि क्या सिचुएशन होने वाली है, क्लोज लूप है। सो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि लेट्स से 13 के लिए क्लोज लूप है,
कैसा है उसने सर्कुलर सर्कुलर बोला है क्या? सर्कुलर बोला है, अच्छी बात है। सो उस सर्कुलर कॉइल को हम लोग यूज करेंगे। जस्ट सो इसका मेन रेडियाई वगैरह दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दे रखे हैं, करंट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, इसका रेजिस्टेंस भी अपने को पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लगाया गया है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। Calculate the quantity of electric charge passing through it when the coil is turned through 180 degree about an axis in its plane। तो इस प्लेन पर कोई एक एक्सिस लेते हो, लेट से ये प्लेन एक्सिस ले लो, या फिर आप ये ले लो, या फिर कोई और ले लो। तो जब इसको टर्न करोगे 180 डिग्री से, तो बेसिकली ये अपसाइड डाउन हो जाएगा। अपसाइड डाउन मतलब इसका जो ऊपर वाला फेस है वो इनसाइड की तरफ चला जाएगा, इनसाइड वाला फेस है वो अपसाइड की तरफ आ जाएगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। सो इसने हम लोग जानते हैं क्या, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं कितना फ्लक्स चेंज आएगा। अच्छा, फ्लक्स कितना जा रहा होगा अभी वो देख लेते हैं। तो अभी कितना फ्लक्स जा रहा है, किसी एक कंडीशन में देखोगे तो आएगा बी इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हम पूरा लिखना चाहें तो ये आएगा एन बी ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जा रहा होगा, या तो प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा। फिर जब उसको हम अपसाइड डाउन करेंगे, मे बी लाइक 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अगर ये प्लस होगा तो बाद में माइनस हो जाएगा, अगर बाद में प्लस होगा तो अभी माइनस रहा होगा। सिंपल सी बात है। आपने को फ्लक्स चेंज निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, सेकेंड का माइनस फर्स्ट टाइम का। जाहिर सी बात है कि नंबर वाइज एड अप कर जाएंगे, प्लस माइनस जो भी आएगा। तो अगर हम प्लस कंसीडर करते हैं तो क्या इसको बोलेंगे 2 टाइम्स एन बी पाई आर स्क्वायर है। वाई 2? क्योंकि एक बार प्लस जा रहा था, दूसरी बार माइनस था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर डबल हो गया। तो ये टोटल फ्लक्स पास करेगा। लेट्स से कि ये जो फ्लक्स पास किया है वो डेल्टा टी टाइम में पास किया है, तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो ईएमएफ के बराबर होगी, और यही ईएमएफ हमारे लिए क्या होता है, आई आर के बराबर होता है। अब चाहो तो आई को क्या लिख सकते हो, आई को लिख सकते हो कि टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम, आर हो सकता है। तो ये एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, फ्यूचर में कई बार ऐसा पूछ लेता है। तो आप देखोगे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो जब कभी अपने को चार्ज पता करना हो, कितना चार्ज फ्लो करेगा फ्लक्स चेंज की वजह से, तो आप चेंज इन फ्लक्स निकालो, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो एज ए रिजल्ट कि चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टिंग लूप whenever you change a flux is given by this relation। ये बेसिकली वही फॉर्मूला है ईएमएफ वाला, करंट को बस अपने चार्ज के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अपना आंसर आपको दिख गया होगा, क्या आ जाएगा आंसर, 2n पाई आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। आप देखोगे सारी वैल्यूज आपको दी गई, एन दिया गया है, मीन डायमीटर दैट मींस आर दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, बी दिया गया है, अपना आंसर हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा, आप सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं। अगर नहीं मैच करता है तो जरूर पॉइंट आउट करने का, मैच करता है दस गुड। सो इसको कॉपी कर लीजिए और ये फॉर्मूला अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए सभी लोग। हो सकता है कि इसका आपको पीडीएफ ना मिले, तो आप लेक्चर सुनेंगे तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। Question number 14 is here. Okay, just give me 1 minute. तब तक आप इसको कॉपी करो।
ओके, सो आपने कॉपी कर लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि अपने पास एक सोलेनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को गिवन है, कंसिस्टेंट कितने टर्न्स पर मीटर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ अपने को दे रखा है, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू है और ये एरिया दिया हो गया है, इससे हम लोग आर पता कर लेंगे। कैरीज अ करंट, करंट भी अपने को दे रखा है। A 10-turn coil is wrapped tightly around the circumference of the solenoid. Okay, the end of the coil are connected to एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। Suddenly a switch is opened, the current in the solenoid dies to zero. Within this time, average current। ये भी आपको exactly similar क्वेश्चन है, बस आपको लिंक करना है, सिचुएशन को विजुलाइज करना है। क्या सिचुएशन है? आपके पास एक इस तरह का सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड पर इसके बारे में सारी फीचर्स अपने को पता है, लाइक कि इसके इनसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। फिर आपको क्या बोलता है, इसके बाद आपको बोलता है कि इसके ऊपर एक कॉइल रखी गई है सरकमफ्रेंस पर, इस तरह से, तो इससे बड़ी थोड़ी सी सरकमफ्रेंस पर है, तो टाइटली बॉन्ड किया गया है, इसका मतलब उसकी रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है। तो हालांकि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो कॉइल है इसके बारे में अपने को पता करना है। इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डिपेंडिंग ऑन द करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म रहेगी। तो जो ये ब्लू कलर का कॉइल बनाया है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सोलोनॉइड की लगेगी, दैट इज बी, और बी को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई। सो म्यू नॉट अपने को पता होता है, एन उसने दे रखा, आई उसने देख रखा, ये आई कौन सी है, सोलोनॉइड वाली है। और ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए किसके, 10, जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए कॉइल वाले, तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 से मल्टीप्लाई कर दें। और एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल अपने को दिया गया, एरिया वही होगा क्रॉस सेक्शन जो इसका है सोलेनॉइड का, क्योंकि टाइटली बाउंड है, सो उसकी रेडियस और डायमीटर और एरिया वही रहेगा। तो डायरेक्टली अपने को एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आई पता है, ये टर्न्स हमने यूज कर लिया है, सारी स्टोरी हो गई। तो इससे अपने को क्या पता चल गया, फ्लक्स पता चल गया। अब ये बोलता है कि इसको आपने कनेक्ट किया है किससे, एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, और कितने टाइम, डेल्टा टी के टाइम के बाद ये फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो इनिशियली ये था, फाइनली फ्लक्स कितना जा रहा है, फाइनली फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स वही होगा जो इनिशियल वाला था। माइनस आता है तो उस माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, एन आई स्मॉल एन इंटू ए बन जाएगा। ये फ्लक्स चेंज होगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर भी डेल्टा टी से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। आपसे एवरेज करंट पूछ रहा है, तो क्या इसी ईएमएफ को हम ये बोल सकते हैं ये आईआर के बराबर हो जाएगा। सो अपने को जो एवरेज करंट का रिक्वायरमेंट है दैट विल बी म्यू नॉट एन आई नंबर ऑफ टर्न्स ए डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी। इसको आप यूज कीजिए और सारी वैल्यूज को रखिए, जो भी वैल्यूज अपने को दी गई हैं, अपने को एक करंट पता चल जाएगा। अच्छा, दोनों को मैंने आई आई लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी करंट क्या है, तो ये इंड्यूस्ड वाली करंट को हम आई डैश लिख रहे हैं, जो इंड्यूस करंट आने वाली है, तो आई डैश इंड्यूस्ड करंट अपने को ये मिल जाएगी। चेक केयरफुली कि क्या आपको सारे पैरामीटर्स पता है, यू विल फाइंड यस, सब कुछ पता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट में सोलेनॉइड की वो पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली नोन है, रेजिस्टेंस नोन है, टाइम कितना लगा वो भी बताया गया है, एवरेज करंट मिल जाएगा। ये एवरेज करंट क्यों है, क्योंकि डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी निकाला है, इसलिए एवरेज है। तो हमको जस्टिफिकेशन में मिलेगा कि इसने एवरेज पूछा, इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग इस टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं जो कि 0.05 सेकेंड्स है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं। अगर आपने 5 से 10 क्वेश्चन ट्राई किए सेम टाइप के 5-5 क्वेश्चन, तब भी आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और अगर नहीं किए तो आप लर्न कीजिए, इसके बाद जरूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 15 पर आते हैं। 15th भी यहाँ पर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि अपने पास एक डिवाइस है, हार्ट पेसिंग डिवाइस, जो हार्ट को पेस अप करता है, पेस डाउन करता है, ठीक है। कुछ बायो से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड फिजिक्स यूज कर रहा है।
आप देखोगे मेडिकल में मैग्नेटिज्म का बहुत ज्यादा यूज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो एक कॉइल है बेसिकली, जो नंबर ऑफ टर्न्स रेडियस वगैरह अपने को दिए गए हैं जस्ट इनसाइड द बॉडी with a coil this turns and of radius this placed concentrically just outside the body. Calculate the induced EMF in the internal coil if the current in the outer coil is this. So यहाँ पर अपने को क्या करना है कि अगेन जिस तरह से एक सोलोनॉइड के ऊपर एक आपने कॉइल को टाइटली बाउंड किया था, सिमिलर टाइप का एक और डिवाइस है जिसमें एक कॉइल है और उसके ऊपर एक दूसरा कॉइल लगा हुआ है, और ये 2 सेंटीमीटर का है रेडियस, ये 1 मिलीमीटर का रेडियस है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम में किया था एग्जैक्टली उसी को अपने को कॉपी पेस्ट मारने का। एक ये आउटर है, उसके इनसाइड में कॉन्सेंट्रिक ये रखी हुई है, यू रिमेम्बर। और अपने को इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 को मैंने बहुत छोटा इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी रेडियस देखो 1 mm है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो काफी बड़ा फैक्टर है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। अपने को क्या पता करना है, EMF इंड्यूस्ड इन द इंटरनल कॉइल इफ द करंट इन द आउटर कॉइल इज रनिंग। तो आउटर कॉइल पे करंट उसने दे रखा है, इंटरनल कॉइल पे कितना EMF आएगा ये अपने को बताना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में इक्वेशन हम सॉल्व किया था, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आता है तो उससे हम EMF बता सकते हैं, और टाइम भी दे रखा उसने। कैसे, आप डायरेक्टली एक काम करो कि फ्लक्स निकालो, फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो M × I2 के बराबर आएगी, फ्लक्स थ्रो 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को पता रहता है, उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप अगर यूज करोगे, इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो फ्लक्स चेंज कितना होगा, 10 सेकेंड में आपने इतना करंट चेंज कराया है, तो यहाँ से हम लोग EMF इंड्यूस निकाल सकते हैं, फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम। So induced EMF is going to be delta phi1 by delta t। delta phi1 के लिए आप ये यूज कर सकते हो क्योंकि इनिशियली 0 करंट रही होगी, बाद में आपने करंट I चलाया तो फ्लक्स में चेंज आया होगा 0 से लेकर के ये वैल्यू। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो MI2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसका हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और आप अभी भी बता सकते हो। उसके लिए क्या मान के चलना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वाले पार्ट में वही रहती है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो सेंटर वाली फील्ड ले लेंगे। और अगर आपको M याद रहता है तो कुछ ऐसा रहा होगा, क्या था, इसका फील्ड उसका एरिया लगाएंगे तो इसका फील्ड कितना आएगा, N2 म्यू नॉट, हाउ यू राइट, म्यू नॉट इनटू करंट डिवाइड बाय ट्वाइस इनटू रेडियस, रेडियस इज R2, तो ये तो B रहा होगा। I2 उसमें हटाना होता है क्योंकि बाद में I2 को गायब करना होता है। सो ये B की वजह से होगा, और एरिया के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, ऐसा कुछ बना होगा। सो ये M हो गया, इस M को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, या फिर आप दूसरा काम क्या करो, इसकी वजह से यहाँ से फ्लक्स निकालो मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हुए, तो बेसिकली इसमें I2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा, और एक बार फ्लक्स आ जाएगा टाइम से डिवाइड कर दो। सो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फंडा है उसी से रिलेटेड है, और उसको हम सिंपल तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आप वैल्यूज को रख कर सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोगों ने आंसर निकाला होगा, उनका आंसर जरूर मैच किया होगा। अगर आपने निकाला, आपका मैच नहीं किया, तो आप बोल सकते हो, मैं आपको आंसर तक निकाल करके बताता। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज कि एक कांस्टेंट करंट है I is flowing in a circular ring, one of radius capital R. There's a second ring as well whose radius small r is much smaller than the first one. तो जैसे इसने much smaller बोला, इसका मतलब हम approximation लगाएंगे। Is moving with a constant velocity v along the axis in such a manner that the plane of the ring 2 remains parallel to the plane of 1 during the course of motion. The maximum EMF induced in the ring would be। अब देखो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह से एक साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं।
और एग्जाम में अगर आपने सभी क्वेश्चंस को ट्राई किया तभी आप उसको जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसने बोला एक कॉल ये और एक दूसरा कॉल उसके एक्सेस पे चल रही है ये, एंड द सेकेंड कॉल जो हम लोग एक्सेस पे रन करा रहे हैं उस पर कितना मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला उसके बारे में अपने को बात करनी है आगे चल करके। ऐसी सिचुएशन है सम सॉर्ट ऑफ। सो इस पे कांस्टेंट करंट आई चल रहा है, ठीक है, इस पे कांस्टेंट करंट आई चल रहा है, इसकी रेडियस आर दिया गया, तो ये रेडियस आर दिया गया। सॉल्विंग के लिए हम इस तरह से पिक्चर बनाते हैं, यू नो दैट। देन आफ्टर दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग नंबर 2। इसकी रेडियस के बारे में अगर आप बात करोगे तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर। मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v along the axis in such a manner that the plane, तो ये इधर मूव कर रही है, इसी के एक्सिस के अबाउट चल रही है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, वो दोनों तरफ जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं अभी वापस आ जाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इधर v वेलोसिटी से जाता है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया गया है। सो ये इधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक चल रही होगी, तो कहीं पर भी चलेगा तो अपने को पता करना है। और ये दोनों के प्लेन पैरेलल है जैसा कि दिखाया गया। मैक्सिमम ईएमएफ बताना है। अच्छा, ये जब चल रहा होगा तो क्या ईएमएफ चेंज हो रहा होगा? ईएमएफ चेंज हो रहा होगा। कितना ईएमएफ चेंज हो रहा होगा वो हमको निकालना है। तो लेट से किसी एक्स डिस्टेंस पे कितना चल रहा है वो पता कर लेते हैं। तो पहले फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया लगेगा ना। इसका जो एरिया है ना वो एक्चुअली एक पॉइंट नहीं है, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे चाहिए। सिंस आर की वैल्यू बहुत छोटी है कैपिटल आर के कंपैरिजन में, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं है, तो हम फील्ड सेंटर वाली कैच कर सकते हैं। ये पॉइंट कई बार यूज होता है। अच्छा, किसी भी करंट कैरिंग लूप से एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे और पाई आर स्क्वायर को यूज कर लेंगे। अगर उसको फॉर्मूले को यूज करोगे तो उस फॉर्मूले में इस एक्स का आना जरूरी है, एक्स का आना जरूरी है। आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला आप बता सकते हो, कुछ ऐसा आता है, जितना मेरे को याद आ रहा है आप उसको करेक्ट कर सकते हो। म्यू नॉट आता है, आई आता है, रेडियस का स्क्वायर आता है, डिवाइड अपॉन ट्वाइस रेडियस का स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर के पावर 3/2 आता है। इसमें कोई करेक्शन हो तो लेट मी नो। और ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। हम लोगों ने ड्राइव भी किया होगा, उसको सॉल्व भी किया होगा। सो अगर ये अपना फॉर्मूला बनता है तो इसमें बहुत सारे टर्म्स, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये सब कांस्टेंट, केवल एक्स वेरी कर रहे हैं। ईएमएफ पता करना है, तो ईएमएफ के लिए आप पहले ईएमएफ निकालो। इसका ईएमएफ क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा d∅dt। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप पाओगे कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन लगेगा। तो इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आप पाओगे कि ये फंक्शन, बहुत सारे टर्म्स कांस्टेंट आएंगे, कुछ एक्स आएगा और साथ में dx/dt आएगा, क्योंकि लास्ट में हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, चेन रूल। इसी dx/dt को क्या लिख सकते हैं? द रेट एट विच द सेपरेशन इज चेंजिंग, दैट मींस वेलोसिटी। तो ये v बन जाएगा। तो अपने पास जो ईएमएफ आ रहा है वो बेसिकली v टाइम्स फंक्शन ऑफ x आ रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने ईएमएफ निकाला हुआ है, अब हम क्या करेंगे? इसी ईएमएफ को मैक्सिमाइज करेंगे। सो आपको फॉर ई मैक्स पता करना है। अब देखो कई बार क्वेश्चन कितने लेवल तक जाता है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा वो मेंस में लीस्ट लाइकली है, एडवांस के लेवल पर पहुंच जाएगा। ई मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी ई अपॉन डी एक्स फिर से निकालेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो प्लेस करेंगे। जैसे उसको जीरो प्लेस करेंगे वहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक बार जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, इसी एक्स की वैल्यू को वापस इसी पे रख देंगे, तो हमको ई मैक्स पता चल जाएगा। दैट मीन्स वी विल यूज द मैक्सिमाइजिंग स्टफ। या फिर आपको एक्सप्रेशन देकर कुछ समझ में आ जाता है तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और 3/2 पावर का कुछ बनेगा, तो फिर अपने को डिफरेंशिएट करके जीरो करने का। अच्छा सवाल है, टफ सवाल है, और रिलेट करना हमारे लिए, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इसको, मतलब फिजिक्स को लर्न कर पा रहे हो। फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज ईएमएफ, देन मैक्सिमाइजिंग द ईएमएफ। So that was your question 23rd, कॉपी कर सकते हो।
और कोई पॉइंट रेज हो रहा हो तो जरूर रेज कीजिए, समझ में आ रहा है तो अपना पर्पस हो रहा है। तो इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया, कॉपी कर लिया, एक बार इसको वेरीफाई कर लेने का, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बता सकते हैं। 15 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर लीजिए। फिर इस डीपीपी में एक और क्वेश्चन है 25, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, प्योरली एडवांस लेवल का है। और एडवांस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने 25 का आंसर निकाला है? इफ एनीबॉडी गॉट द आंसर ऑफ 25, ये भी 15 के लिए होल्ड है, 15 को चेक कर सकते हो। Question number 25th of this DPP. Anybody who is able to get the answer? थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा। अगर आपने निकाल लिया तो बिलीव योरसेल्फ कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया और अब इस तरह के एडवांस के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। तो कोई रिस्पांस नहीं आया, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 25 किसी ने नहीं किया। एनीवे, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है। ये बोलता है कि अपने पास एक लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर है, तो एक ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को पता रहता है। फॉर्मूला डायरेक्ट करंट के बेसिस पे रहता है, यहाँ पे करंट टाइम का फंक्शन बन रही है, ठीक है। इसको वाई डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगुलर एज से, मतलब जैसा बताया जा रहा है वैसा किया गया है। लेंथ और विड्थ यानी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल के दिए गए हैं। अपने को ईएमएफ लूप पे बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसमें देखोगे मैग्नेटिज्म के कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे और उसके साथ अच्छा खासा मैथ्स लगेगी और विजुअलाइजेशन लगेगा। सॉल्विंग के बाद अपना आंसर आएगा। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज हो रहे होंगे आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप इतना कर पाते हो तो अपना पर्पस पूरा होता है ना। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, पहले तो ये विजुअलाइज करना है। ये एक्स लेट से किसी प्लेन ऑफ ये स्क्रीन पर है, वाई प्लेन ऑफ स्क्रीन पर है, तो एक्स वाई प्लेन इसी पर है, तो लूप भी हमारा इसी पर है। ये जो वाई है ये बाहर निकल रहा है और ये बाहर स्क्रीन के बाहर आना था, लेकिन हम स्क्रीन के बाहर नहीं ड्रॉ कर पा रहे, इसलिए एक टिल्टेड एंगल पे ड्रॉ किया गया 3 डायमेंशनल पिक्चराइजेशन के लिए। अब आपको ये जो वायर बनाया गया है, ये वायर कितना डिस्टेंस पर है? ये वाई डिस्टेंस पर है। सो इसका मतलब ये यहाँ तक इसने बना दिया है, इसको यहाँ तक बनाना चाहिए था, ये वाई है, वायर की डिस्टेंस है। अपने को ये जो कंडक्टिंग लूप है इससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर फ्लक्स का चेंज बना निकालना पड़ेगा, फिर फैराडे के अकॉर्डिंग हमको ईएमएफ बताना पड़ेगा। शायद आपसे ईएमएफ ही उसने पूछा हुआ है। सो ये जो कॉइल है हमारे, ये काम किया है, कंडक्टिंग कॉइल। अच्छा, किसी भी कंडक्टिंग कॉइल से कितना फ्लक्स जाता है और ईएमएफ कितना होता है? तो अगर ईएमएफ के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे फैराडे एक लाइन में बोलेंगे कि d∅dt चाहिए। अब फाई निकालना है, दैट मींस फ्लक्स। क्या इस वाले पोर्शन से कोई फ्लक्स पास कर रहा होगा? तो आप देखोगे इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड? तो आप बोलोगे कि ये करंट है, करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना। अब ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है ये जानना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप पाओगे कि अगर किसी भी पॉइंट को कैच करते हो तो इससे जो वायर की डिस्टेंस है ना, वो हर एक पॉइंट की अलग अलग आने वाली है, डायरेक्शन भी अलग अलग आने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। लाइफ हमारी बहुत आसान हो जाती है अगर ऐसा बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है या बाहर की तरफ है। तो फ्लक्स निकालने के लिए फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए अपने को बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा कि तो जो फ्लक्स आएगा वो इंटीग्रेशन B.dA से बनेगा। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि B.dA निकालना अपने लिए चैलेंजिंग बना दिया उसने वायर को लगा करके। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो तो हम लोग इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। किस तरह से बढ़ते हैं? और सॉल्व करने के लिए अपने पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। हमें लाइक कि किस तरह से आप इसको एलिमेंट लोगे, क्योंकि बिना एलिमेंट करके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो लेट्स से कि यहाँ से आप z डिस्टेंस पे जाते हैं, z क्योंकि z एक्सिस पर है,
जेड एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद आप छोटा सा स्ट्रिप लेते हो, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, और उसका गैप जो है वो डी जेड है, और इस एरिया को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है उसकी डिस्टेंस वायर से जो होगी वो बराबर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वायर के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का सेपरेशन हर एक पॉइंट पे बराबर जाता है, और डी जेड जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसका मतलब वो लाइन जैसा है। तो एक तो अपना काम होगा कि ये पता करना कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो ये आर डिस्टेंस है ये कितना है। तो लेट्स से इस डिस्टेंस का ना हम आर दे देते हैं, तो यहाँ से अपने को मैग्नीट्यूड पता चलेगा। फिर बी की डायरेक्शन निकालेंगे, बी की जो डायरेक्शन होती है राइट हैंड रूल लेता है और आर के परपेंडिकुलर जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वहां से ए के डायरेक्शन से उसका डॉट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई हो गया तो अपना काम हो गया। मतलब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए भी पूछा जा सकता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना उतना टफ नहीं है जितना यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना चैलेंजिंग है। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसी पिक्चर को अगर किसी और एंगल से विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक ये y है और एक ये डिस्टेंस z है और ये डिस्टेंस r है। आप देखोगे y, z और r मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। उस ट्राइंगल को मैं बनाने की कोशिश करता है किसी और एंगल पे जा करके। लेट्स से कि इसको हम z रखते हैं, ये हमारा z है, y को हम इधर बना रहे हैं, ये हमारा y है। तो ये जो डिस्टेंस रहा होगा ये r रहा होगा, क्योंकि y और z तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज z, दिस इज y एंड दिस इज r। क्योंकि अगर आप r को यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो सॉरी, r को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो r ऐसा नजर आएगा। तो ये r हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो r y z मिलकर के क्या बना रहे हैं, अपने को एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहे हैं। अच्छा, ये जो y है हमने कुछ ऐसा देखा कि ये वायर का करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट अपने को ये बाहर की तरफ लग रहा है, जो वायर का करंट था। और जो अपनी स्ट्रिप है, स्ट्रिप का ये डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है, और ये उसकी एक साइड है, दूसरी साइड इसके अंदर गई है, ऐसा कुछ है। तो हम अंदर वाला ड्रॉ नहीं कर रहे, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए केवल इतना पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये अपने को समझता है तो हम एक एंगल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास थीटा है। ये 3 डायमेंशनल प्योरली विजुअलाइजेशन का है, और आपको एडवांस जैसे क्वेश्चन करने के लिए इस तरह का विजुअलाइजेशन देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा एटलीस्ट, और फिर फ्यूचर में आप इसको रिप्लिकेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा, बी हम आई अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हो आई और आर के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर जाएगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, आर के परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में जाएगी। सो जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, इस पिक्चर में हमारा एरिया वेक्टर किधर है, इस इधर से ध्यान से देखो तो इधर हमारा एरिया वेक्टर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ले सकते हैं, इनटू या आउटवर्ड। तो लेट्स से आउटवर्ड लेते हैं, तो आउटवर्ड लेंगे तो y की डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो y की डायरेक्शन में रहेगा, y के पैरेलल जाएगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर जा रही है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और डीए वेक्टर, और पूरा ए वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही रहेगी। सो ए और बी की डायरेक्शन अपने को पता चल गई। अब अपने को डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, यानी फाई लिखना है। तो फाई की जो वैल्यू आएगी उसमें आएगा बी इंटू डी ए इंटू कॉस एंगल। अब एंगल यहाँ पर तुमने थीटा चूज कर लिया, तो यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा वो अपने को पता करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वो एंगल आएगा जो बी और ए के बीच में बन रहा है। इन केस एक सपोर्टिंग लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बहुत छोटी सी वर्टिकल लाइन, ठीक है, थोड़ा सा छोटा जा रहा है। सो आप देखोगे ये एंगल कितना रहा होगा हमारा, ये थीटा एंगल रहा होगा, अल्टरनेट एंगल। और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एंगल 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, और ये टोटल 90 होता है तो ये थीटा रहा होगा, ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा। और ए वर्टिकल है, बी इधर है, तो इनके बीच का एंगल जो जा रहा है वो 90 माइनस थीटा जा रहा है। तो जिस तरह से मैंने थीटा पकड़ा है वो 90 माइनस थीटा बनेगा ए और बी के बीच का एंगल।
सो बी आपका इधर था, ए इधर था, और दोनों के बीच का एंगल जो निकल करके आ रहा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर हमने ये एंगल को थीटा चूज किया तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, उसको इसको थीटा पकड़ लेते तो फिर इधर थीटा आ जाता। तो जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बी की वैल्यू रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस पाई आर। एरिया के बारे में क्या ख्याल है? एरिया में ये पूरा लेंथ डब्ल्यू इन्वॉल्व हो रहा है और डी जेड इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आएगा डब्ल्यू इंटू डी जेड। कॉस विल बिकम साइन थीटा हो जाएगा। अभी भी ये चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक तो ये आर वेरिएबल है, ये जो डिस्टेंस होगी आर कांस्टेंट रहेगा। आई मीन इस स्टेप के लिए आर कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमारी स्टेप्स बदलेंगी तो हमारा आर वेरिएबल होगा, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन तो पूरे स्टेप पे करना है, पूरे पार्ट में करना है, तो आर भी हमारा एक वेरिएबल है। अच्छा, थीटा के बारे में क्या ख्याल है? थीटा भी वेरी करेगा, क्योंकि हमारा स्टेप इधर जाएगा तो थीटा बदलेगा। तो थीटा वेरिएबल, आर वेरिएबल, जेड वेरिएबल, आई कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट और म्यू नॉट कांस्टेंट है। तो 3 वेरिएबल्स है। अब इनको सेटल भी करना है, करते हैं। आंसर भी एक बार वेरीफाई करेंगे। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये जो y है ना, y कांस्टेंट है, क्योंकि y वायर की डिस्टेंस बताई एक एज से, तो y कांस्टेंट है। z वेरिएबल है, r वेरिएबल है, तो y के टर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, z को भी और r को भी। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं r की वैल्यू, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा वाला स्टफ लगा देते हैं। जब आप साइन थीटा लगाओगे तो ये बनेगा z डिवाइडेड बाई r। यहाँ पे साइन थीटा भी लग रहा है। और कॉस थीटा जब आप यूज करोगे तो कॉस थीटा की जगह अपने को मिलेगी, बेटर है कि हम dz की टर्म में ले जाएं अगर स्टोरी बनती है तो। cos थीटा इज गोइंग टू बी y बाई आर। देखो dz की टर्म में जाएंगे तो बेटर रहेगा, z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक रहेगी। थीटा के टर्म में जाएंगे तो फिर थीटा के लिए ये थीटा निकालना पड़ेगा, 0 से उस थीटा तक चलना पड़ेगा अपने को। तो साइन थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं z बाई आर, आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं z के टर्म में, हो गया कम। एक और रिलेशन हमारे पास है, पाइथागोरस वाला। सो यहाँ पे इस टर्म्स को बाहर निकालते हैं। म्यू नॉट इज आउटसाइड, आई इज आउटसाइड, ओमेगा इज आउटसाइड, डिवाइड बाई ट्वाइस पाई इज आउटसाइड। इंटीग्रेशन में इनसाइड में क्या था? तो म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई चला गया। साइन थीटा था, तो साइन थीटा बन गया जेड अपॉन आर, जेड, और ये डी जेड बना अपॉन आर, आर और आर, आर स्क्वायर हो गया। तो क्या हम आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको याद क्या रखना है? वाई कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है। वाई कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है। वाई इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वाई एक नंबर उसने बोला है। जेड इज अ वेरिएबल। इसका इंटीग्रेशन dz में 0 से l तक परफॉर्म कर दो, अपना आंसर हो गया। सो ये जो फ्लक्स आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू आएगी? म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइड बाई ट्वाइस पाई। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, अब तक आप समझ गए होंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अगर मैं डायरेक्टली भी लिखना चाहूँ तो कर सकता है, या फिर आप ऐसा कर लो, एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डाल दो। लेट्स से कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू t है, चलेगा ना? तो ये बन जाएगा अपने लिए 2 इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अगर उस इंटीग्रेशन को हम लोग आई पकड़ लेते हैं तो इंटीग्रेशन आएगा z dz की जगह अपने को मिल जाएगा dt बाई 2, और इसकी जगह t आ जाएगा। सो अल्टीमेटली अपने को मिल रहा 1/2 ln t आ जा रहा है। t की वैल्यू वापस कर दो, ये आ जाएगा। सो बेसिकली ये आ जा रहा है ln टाइम्स y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। आप लिमिट लगा लो, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 0 से l तक। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 5 मिल जाएगा। अब इस 5 में जो i यूज करना है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी यूज करना है। अब इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी यूज करोगे तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो फिर इसके बाद ईएमएफ निकालने के लिए हम बोलोगे डी फाई बाई डी टी। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आंसर आप चेक कर सकते हो। और कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो। एनीवे, कैलकुलेशन को एक तरफ अगर छोड़ दिया जाए तो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या पार्ट था? एक फ्लक्स कैलकुलेशन था, किसी का लूप से स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप थी अपने पास,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर एक लोकेशन पे चेंज हो रही थी, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रिप पे लेना पड़ा और उस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड लेकर के अपने को इंटीग्रेट करना पड़ा, और उस इंटीग्रेशन के बाद फिर अपने को आंसर मिलने का चांस आया। हाँ, इसका आंसर एलन में आना चाहिए। एक बार आंसर से ऑप्शन से आइडिया भी लग जाएगा। एलन में आपको दिया गया L² + Y² / Y², एग्जैक्टली वही आ रहा है। आप देखोगे सारे टर्म्स वही बन गए, एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है अपना। 2 लाइन लिखोगे पता चल जाएगा। ओके, सो ये आपका 25 था। सो ये लास्ट के क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, उनको आप एक बार फिर से वॉच करके नोट्स बनाने का, अपने नोट्स में रखने का, उनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। Any concerned question you can ask, otherwise we can go for the next DPP. DPP 2 इस फर्स्ट DPP में कोई और क्वेश्चन बचा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। ये इंड्यूस्ड EMF से रिलेटेड था। बिलीव मी, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिलीव मी एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट हैं और आप कर सकते हो इन केस यू आर फॉलोइंग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पूरा कर लिया हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो DPP 1 इसको एक बार के लिए मैं सेव कर लेता हूँ सो दैट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ये कुछ पॉइंट्स जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना डिस्कशन हुआ है। यस, नाउ ओपन DPP सेकेंड, और उसके जो क्वेश्चंस आपको ट्रबल कर रहा हूँ उनको आप पूछ सकते हो। So as the DPP 2, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डेविएशन, सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। एग्जाम के लिए एक फेवरेबल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7, इसके सॉल्यूशंस नहीं है आपके पास, इसलिए आपको पूछना बनता है। मॉड्यूल के तो एक बार के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हो, बट DPP के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है रेडली। तो आप जितना पूछोगे उतना आपका फायदा है। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, 11 है बेसिकली, 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोलता हूँ, तब तक अपने डाउट एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि एक वर्टिकल रॉड है जिसकी लेंथ L है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ईस्टवर्ड जा रहा है। आपको पता होता है ना कि जब हम रॉड को मूव कराते हैं तो मोशनल EMF आता है, और मोशनल EMF के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, और ये किधर जा रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, तो उसको ईस्टवर्ड जाता हुआ दिखाएंगे ये, और ये ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में। और किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट बोला है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड इट्स डिप एंगल इज थीटा। अब देखो इसको क्या किया इसने, अर्थ के मैग्नेटिज्म से इसको लिंक करने की कोशिश की है। सो वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, साथ ही साथ अपने को ये बताया हुआ है कि डिप कितना है और EMF इंड्यूस्ड अपने को पता करना है। रॉड कैसा है, रॉड वर्टिकल है। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन सब का मीनिंग हम लोग समझते हैं, और उसी को हम थोड़ा सा हाईलाइट अगर यहाँ पे करें तो आपको समझेगा। ये ग्राउंड है, लेट्स से अर्थ है, अब सारा कुछ विजुलाइज कर पाओगे। अर्थ है,
और तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन हुई अपवर्ड डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हमारा वायर कैसा दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना, वो दो तरह से होती हैं। वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होती हैं और दूसरा सेंटर की, अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में होती हैं। तो एक तो अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक कंपोनेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और आपने पढ़ा है कि अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो सेंटर की तरफ जाता है और इसकी लेंथ अपने को एल दे रखी है। तो इनकी वजह से कितना ईएमएफ आएगा? तो आप बोलोगे इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा, यानी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एल और वी और बी तीनों परपेंडिकुलर चाहिए था अपने को, दो पैरेलल हो जाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाता है। सो मीनिंग इज कि अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अनेबल टू गिव यू एनी ईएमएफ। अच्छा, तो क्या हॉरिजॉन्टल दे सकता है? अब हॉरिजॉन्टल किधर होता है? हॉरिजॉन्टल तो नॉर्थ की तरफ होता है। अब ये नॉर्थ कहाँ मिलेगा? अगर अपने को ईस्ट इधर मिला है तो आप जानते हो कि नॉर्थ हमको अंदर की तरफ मिलेगा, तो नॉर्थ अंदर होगा। सो स्क्रीन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो नॉर्थ इनसाइड लगेगा, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। और अगर ये आप विजुलाइज कर पाए तो आप ये बता सकते हो कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है रॉड में, मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ में, बी की बैटरी लगेगी, एल की बैटरी लगेगी, वी की बैटरी लगेगी। इसमें वी एल आपस में परपेंडिकुलर है, बी का वो कंपोनेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी एच वाला कंपोनेंट लगेगा। सो बी एच एल वी की बैटरी लग जाएगी। और अब अपने को यही आंसर हो गया। बी एच वी एल ऐसा कुछ दिया नहीं होगा क्योंकि वो बी के टर्म में आंसर दे रहा है। अब हम अर्थ की फील्ड के बारे में बात करते हैं। अर्थ की जो फील्ड्स हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये किसी और एंगल से हम फिगर बना रहे हैं और रिजल्टेंट आपका इधर आ रहा है। तो अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये बी होता है। डिप क्या होता है? यू रिमेम्बर द डिप? डिप, और जिसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना एंगल बनता है। हालांकि उसको हम लोग डेल से वहां पे यूज करते थे, इसने थीटा से बोला है। ठीक है, इसने थीटा बोला है तो हम थीटा मान लेंगे। नोटेशंस आर नॉट सो हार्ड। तो इसके बाद इसका मतलब हमको बी पता है, थीटा पता है, तो बी एच कितना आ जाएगा? तो यहाँ से अपने को बी एच की वैल्यू मिल जाएगी। बी एच की वैल्यू आ जा रही है बी कॉस थीटा के बराबर आ जा रही है। बी कॉस थीटा के बराबर आ जा रही है। तो अपने पास आंसर क्या बन गया? अपने पास जो आंसर बन जा रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ पूछा उसने, नहीं ये तो मैक्सिमम इसका था इसके केस में। तो ये वर्टिकल रॉड थी, मूव करता है ईस्ट डायरेक्शन में, कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी। ओके, ना यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है। इसने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का नाम बी दिया है, तो ये आपका बी रिजल्टेंट है, टोटल फील्ड है, इस फील्ड का नाम ये बी दे रहा है। ओके, तो सिंस इस फील्ड का नाम ये बी दे रहा है, इसका मतलब अपने को रिलेट करना है बी एच से, तो आप क्या लगा सकते हो? टेन थीटा। टेन थीटा होता है बी वर्टिकल डिवाइड बाई बी हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ से अपने को बी हॉरिजॉन्टल पता चल जाएगी, बी वर्टिकल इंटू कॉट थीटा आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल का ये नाम बी दे रहा है तो ये बन जाएगा बी कॉट थीटा। सो अपने को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका मतलब ये फाइनली क्या लिखा जा सकता है? बी कॉट थीटा इंटू एल इंटू वी। अब चार ऑप्शन में देखें, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? सो बी एल वी कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, ये साइन थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉस थीटा है, तो कौन सा लगा देंगे? कॉट थीटा को मार्क कर देंगे। अगेन एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे डीप नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का रिक्वायरमेंट कर रहा है, मोशनल ईएमएफ का रिक्वायरमेंट कर रहा है, और दोनों के बेसिस पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में ये ABC करके क्वेश्चन ही होंगे और इनके तीनों के अपने को आंसर करने हैं। सो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो तीन पार्ट को बेसिकली सॉल्व कर रहे होंगे। कैसे करते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ, कौन जो पोर्शन आपसे ना आया हो उसका हम आंसर भी निकाल सकते हैं आपके लिए।
इसको कॉपी जरूर कर लेना, इट्स अ गुड वन, जैसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बोलता है कि टू स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया हुआ था, 2 इंक्लाइंड रेल्स बनाया हुआ था, स्लाइडर घुमा रहा था। So it says 2 straight conducting rails form a right angle where their ends are joined. So ये 90 डिग्री बन रहा है, दिखा रहा है। A conducting bar is in contact with the rails starting from the vertex at equal to 0. इसका मतलब ये यहाँ से चला है, ये जो लोकेशन थी वो t equal to 0 वाली लोकेशन थी, और फिर ये इधर आगे निकल गया, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो v की वैल्यू कांस्टेंट है। राइट जा रहा है जैसा दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाहर की तरफ लगी हुई है, टेस्ला है में बी नॉट दी गई है। सो इस वही सिचुएशन हो गया। कौन सा? ये कंडक्टिंग रेल है और ये अपना मूव कर रहे हैं किसी v वेलोसिटी से। तो आप ऐसा देख सकते हो कि अपने पास एक ये लूप बन गया है, इससे फ्लक्स पास करेगा और इसके फ्लक्स को अपने को चेंज को कैलकुलेट करना है, तो इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ ना, आपको ऐसा भी आ सकता है दिमाग में कि मोशनल ईएमएफ आना चाहिए, तो मोशनल ईएमएफ के लिए अपने को ये वाली लेंथ लगेगी, जितना लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मोशनल ईएमएफ देखोगे तो उसमें अपने को लेंथ का रिक्वायरमेंट होता है, इसने लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो उसको हम लूप से भी देख सकते हैं कि ये लूप बन रहा है, लूप से कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स के कितना रेट ऑफ चेंज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो क्या हम इस लेट्स से कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये x डिस्टेंस आगे जा चुका है, और इस पोर्शन से, इस ट्राइंगल से जाने वाला हम अपने को फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ये जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी नॉट आ जाएगा। एरिया चाहिए, इसका एरिया अपने को पता करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइट है ये बेसिकली h के बराबर जा रही है। सो क्या इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये आइसोसेलेस रहा होगा तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर रहे होंगे, तो 40-45 पे रहे होंगे। तो अगर हमने इसको x नाम दे दिया है तो आप पाओगे कि ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी x होगा, ये भी x होगा, 2x हो जाएगा। Am I right? You can cross verify. और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम एरिया लिखते हैं हाफ बेस विच इज दिस इनटू हाइट विच इज x। बेसिकली इसका जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज कमिंग एज b नॉट इनटू x स्क्वायर। सो उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फ्लक्स आ जाएगा। अपने को पता क्या करना है, देखते हैं। फ्लक्स थ्रू द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द रेल्स एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बस यही आंसर देना है। पहला आंसर तो यहीं से आ गया। t इक्वल टू 3 का मतलब हुआ x पता करना, कितना x आएगा। तो अब बोलोगे x की वैल्यू है vt, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो v इंटू टी के बराबर हो जाएगा। उस x को यहाँ पर रख दो, फ्लक्स निकल के आ जाएगा। b पार्ट के लिए EMF produced in the triangle at that instant of time, तो EMF क्या आएगा? d phi by dt। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा b नॉट इंटू ट्वाइस x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, तो आएगा -2 b नॉट x इंटू वी। बी नॉट और x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी टाइम पर वी टी के बराबर होगा, ये आंसर आ जाएगा। इन व्हाट मैनर डज द EMF अराउंड द ट्राइंगल वेरीज विद टाइम। अब देखोगे बी नॉट कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, और x जो है टाइम का फंक्शन है, तो हम बोलेंगे कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो EMF जो है टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम बढ़ता है तो EMF हमारा बढ़ रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम आंसर कर देंगे। आपके पास ऑप्शन आंसर्स दिए होंगे, आप एक बार उसको चेक कर सकते हो। ओके, सो ये आपके पूछे हुए क्वेश्चंस थे। आपने लिखा था 21st आंसर। अच्छा, 21st शायद इससे पहले वाली डीपीपी करा होगा। ओके, इस वाली डीपीपी में कोई और डाउट है? डीपीपी 2
क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, मेंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हार्ड मेंस होगा तब भी पूछा जा सकता है। Apart from 5 and 7 on this DPP. ओके अगर कोई और नहीं है तो हम लोग DPP नंबर 3 पे जा सकते हैं। अगर कोई और डाउट है तो आपको पूछ लेने का। ओके चलेगा, तो इसको मैं एक बार के लिए सेव कर लेता हूँ और आपको इसका स्नैपशॉट भेज दूंगा ये 2 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये 7 आपको दिख रहा है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया, चेक कर लीजिए। कोई कंसर्न आ रहा है तो आप जरूर बोल सकते हो। Okay, so now I'm opening DPP next, which is third. आपको अभी तक 4 DPPs मिली हैं जैसा मेरे को आइडिया जा रहा है, बाकी आपके पास अवेलेबल होंगी वो। तो मैं अभी थर्ड को ओपन करता हूँ। इस पर आपके जो डाउट हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो, ट्रबल कर रहा हो, इट्स राइट टाइम टू आस्क। आपको लास्ट में 5 गया है। ओके so questions from the DPP 3. Any question of the third DPP? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना भी मिला हुआ है, जिससे आपके डाउट हो आप उससे पूछोगे, हम उसको बता देते हैं। थर्ड DPP का आप 169 पूछ रहे हो, तो मैं 169 के बारे में बोलता हूँ। और इसके आगे वाली DPP इसमें भी अगर आपको डाउट हो तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपने ये सारे कर रखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये सोलेनॉइड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। सोलेनॉइड इज नथिंग बट एन इंडक्टर, यू कैन से। A copper coil is placed on a frictionless track. यहाँ पे कॉइल को रखा गया है, तो ट्रैक फ्रिक्शनलेस, दैट मीन्स यू नो आपसे कुछ रिलेट करने की कोशिश कराने की कोशिश कर रहा है। Axis of the ring being the horizontal direction, यानी parallel to the solenoid axis along the axis. As the switch is closed, ring के साथ क्या होने वाला है ये बताना है अपने को। तो जब आप स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है, तो उसको क्लोज करने के बाद इस पे करंट जाएगा, सोलेनॉइड से करंट जाएगा तो इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और डिपेंड अपॉन करंट कैसा जाता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सो ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब करंट अपने को यहाँ से नीचे जाता हुआ नजर आएगी, नीचे जाते हुए मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा जाएंगी। सो इन केस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ करूँ तो दे विल बी लाइक दिस। और आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप पर होती हैं तो कभी खत्म नहीं होती हैं, आगे जाती हैं फिर कभी वापस जा रही होती हैं। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास करेगा? यस करेगा। और आपने स्विच को क्लोज किया है, मतलब ये स्विच ऑन किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है, सडनली ग्रो कर रही है, तो रिंग क्या करेगा? सो आप पाओगे कि रिंग में एक करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा, कैसा करंट आएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करने के लिए इस तरह से करंट लेकर के जाएगा, तो ये आई डैश इंड्यूस करंट आ जाएगी। आप चाहो तो इनको बार मैग्नेट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा कॉइल, या फिर दोनों को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका रिंग है वो ऐसा बिहेव करेगा, सोलोनॉइड एक ऐसा बिहेव करेगा।
सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ है, यानी नॉर्थ की तरफ से जाती है, आपको पता है साउथ इधर होगा, और इसका नॉर्थ इधर आएगा, इसका साउथ इधर आएगा। सो ये सिचुएशन बन जाएगी क्लोज करने के टाइम पर स्विच को। अगर ये सिचुएशन बनती है स्विच को क्लोज करने के टाइम पर, देन यू कैन थिंक कि क्या रिंग जो है फ्रिक्शनल ये वाला बार है, क्या वो स्टेशनरी रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे तो ये दूर जाएगा, फ्रिक्शन लेस है इसलिए चला भी जाएगा, सो ये दूर चला जाएगा। तो हम आंसर क्या देने वाले हैं कि इज गोइंग टू मूव अवे, सो मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, that will become your appropriate response for question number 1. Making sense? Yeah, sure. So अगर आपको फर्स्ट का सेंस बन रहा है तो हम लोग 6 के बारे में जा सकते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जल्दी आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली टाइम लगेगा, सभी को लगता है, सो लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पर मिलने वाला है, पेज नंबर 2। हियर इट इज। So question number 6 reads, the magnet is posed towards the fixed ring. So ये ring fixed है और magnet को आप पोस्ट करते हो along the axis, it passes through the ring, और ये ring से पास कर जाता है, ring आपका फिक्स्ड है। क्या होने वाला है? When magnet goes towards the ring, that means ये situation में फेस B इस साइड वाला फेस है और A इस साइड वाला फेस है, ओके। becomes साउथ पोल एंड फेस A becomes नॉर्थ पोल। तो अपने को वो कन्वर्जन वाला देखना है। जब ये इधर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी? आप बोलोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये पास में आ रहा होगा बार मैग्नेट, तो आप पाओगे इससे फ्लक्स जो होगा वो ज्यादा जा रहा होगा, फ्लक्स ज्यादा जा रहा होगा तो इसको अपोज करेगा। इसको अपोज करने के लिए अपनी फील्ड इधर लेके आना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। उधर फील्ड लाने के लिए करंट को कैसे रन कराएगा? इनिशियली करंट इस तरह से रन कराएगा, एक मिनट, इसको फील्ड इधर लेके आना है तो करंट को इस तरह से रन कराना है। तो इस तरह से जब करंट रन करेगी तो फिर ये इसका अपोजिशन वाला बनेगा, दैट मींस इट विल बी बिहेविंग लाइक दिस। ये जो बार मैग्नेट है यहाँ पे बना देता हूँ, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आनी, यानी ये नॉर्थ बनाएगा, ये साउथ बनाएगा। इनिशियली ए ऑप्शन के लिए ये सिचुएशन जाएगी, तो ये जो फेस है इधर वाला बी नॉर्थ बनेगा और ए साउथ बनेगा। ये क्या कह रहा है? बी साउथ है और ए नॉर्थ है, इसने उल्टा बोल दिया, इट्स जस्ट अपोजिट। सो स्टेटमेंट ए इज जस्ट अपोजिट, आप ए को मार्क नहीं करोगे। फिर आपसे बोलता है व्हेन मैग्नेट गोज अवे, जब बाहर निकल आएगा, यहाँ पर आ चुका होगा, दूसरी सिचुएशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा नहीं, गोज अवे बोला है, गोज अवे का मतलब हुआ इधर, इसी सिचुएशन से ना। मूव टूवर्ड्स था, अब अवे वाला केस है, तो आप यहाँ पे बनाओ या उससे बनाओ। जब इस तरह का सिनेरियो आएगा तो आप देखोगे कि अब ये फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इसी को सपोर्ट करेगा, तो करंट बदल जाएगी। तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा होगा? अब ऐसा बिहेव कर रहा होगा कि इधर इसका करंट जाए तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो ए ऑप्शन के लिए ये बनेगा, बी ऑप्शन के लिए ये बनेगा। अब देखो बी में क्या बोलता है, फेस बी इज नॉर्थ पोल। अब देखो फेस बी क्या बन रहा है? साउथ बन रहा है, और फेस ए क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है। तो स्टेटमेंट बी को भी उल्टा करके लिखा गया है, तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट नहीं है। सी, व्हेन मैग्नेट गोज अवे, दैट मींस जो हमने अभी बी वाले में देखा था, तो ए नॉर्थ बनता है, यस ए नॉर्थ बनता है, बी साउथ बनता है, यस दैट्स व्हाट वी सेड। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। डी बोलता है द फेस ए विल ऑलवेज बी नॉर्थ पोल, नो। तो ये रिंग जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा दोनों जैसा बिहेव कर सकते हैं। उसके फेसेस, कौन सा फेस नॉर्थ होगा कौन सा फेस साउथ होगा वो लेंस बताएंगे, लेंस उसको करंट को रन कराएंगे, करंट को फ्रॉम बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको सेंस बना रहा है, और अगर नहीं बना रहा तो उसको मैं अलग से इलाबोरेट कर सकता हूँ आपको रिस्पॉन्स करने का।
इसके बाद आपने जो पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मैं 9 के बारे में बता देता हूँ आपको। आई थिंक इसमें केवल 9 ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो छोटा डीपीपी था, कुछ डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और आप चाहो तो डीपीपी को प्रायोरिटी दे सकते हो, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट यही करा सकता है। उसके बाद मॉड्यूल और कोई बुक सॉल्व कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, it says a bar magnet is released from rest along the axis of a very long uh, vertical copper tube. After some time the magnet will, okay, so इसने क्या बोला है कि अपने पास एक कॉपर का बहुत बड़ा सा ये ट्यूब है, कॉपर का ट्यूब है। कॉपर बोलने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और आपने इसमें एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया हुआ, बार मैग्नेट को, लेट्स से ये इसका नॉर्थ फेस था, ये इसका साउथ फेस था। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर एक रिंग के ऊपर से आप बार मैग्नेट को ड्रॉप करते हो तो बार मैग्नेट के एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने देखा था यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा होता है, उस फ्लक्स को अपोज करेगा तो वो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट चला जाएगा, यानी कि यू विल फाइंड कि उसका एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होती रहती, कम होती रहती, कम होती रहती है। सिंस इसने बोला वेरी लॉन्ग है, अच्छा अब क्या होगा जब ये वेरी लॉन्ग होगा तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और इस तरह से जाएंगी, वापस आ रही होंगी, और जो भी फील्ड लाइंस होंगी जब ये बहुत दूर चला जाएगा, सिंस ये लॉन्ग है, तो कुछ समय के बाद क्या करेगा, जितना भी फील्ड लाइंस से पास कर रही होंगी बार से, सेम फ्लक्स पास करेगा, तो जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये एंट्री मारेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, लेकिन जब वो मिड पे चल रहा होगा तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इंटर कर रहा होगा एक लोकेशन पे, जितना होगा उतना ही दूसरी लोकेशन पर होगा, लोकेशन चेंज होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहे होंगे। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो आप बोलोगे ईएमएफ नहीं आएगा, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा तो कोई अपोजिशन नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि फिर उसके पास कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगा, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। सो जब फ्लक्स आता है और फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ आता है, तो उसकी वजह से फिर बार मैग्नेट्स बनते हैं या फिर करंट कैरिंग कॉइल्स बनती हैं। तो अब बोलोगे कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगा, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आएगा, तो वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और नहीं, ये एक्सेलरेशन जीरो मैंने क्यों बोला, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इतना तो अपने को समझ में आता है कि जब ये बीच पे जाएगा तो फ्लक्स इसका जो पास हो रहा होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप ऐसा देखोगे ना, जब बीच में जा रहा होगा तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में क्या क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो आप रिंग देख सकते हो, इससे दूर जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा और वो रिपेल करेगा। जैसे एक रिंग में देखते हो, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, जैसे बीच वाले पोर्शन में रहे होगे ना, तो फील्ड लाइंस को थोड़ा सा और एलेबरेट करके ड्रॉ करूँ तो इस तरह से आएगा। अगर आप बैक साइड वाला पोर्शन देखते हो, बैक साइड वाला, बैक साइड की एक रिंग कंसीडर करते हैं, सो व्हाट द बैक साइड वाला रिंग विल बी बिहेविंग लाइक, क्या इससे आने वाला फ्लक्स, इसको हमको प्रॉपर देखना पड़ता है। जब ये दूर जा रहा होगा तो आप पाओगे कि इससे फ्लक्स इधर जा रहा है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सिंस ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये करंट इस तरह से चलेगी इस फ्लक्स को डिक्रीज को होने से बचाए। तो डिक्रीज को होने से बचाने के लिए फिर ये क्या करेगा कि इस तरह से करंट चलाएगा, इंड्यूस करंट। अगर ऐसा करंट चलाया तो इसका ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये नॉर्थ पोल बनेगा ऊपर वाला पोर्शन, और ये साउथ पोल बनेगा। तो ये ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन का मैंने फिगर बनाया, और सिंस वो मिड पर होगा तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। अच्छा, ये जो बार मैग्नेट है आपका वो ये है, जिस तरह से हमने बनाया था, ये साउथ है और ये कौन सा है, ये नॉर्थ है। नीचे वाला जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसके साथ क्या हो रहा होगा उसको देखते हैं। तो जो नीचे बचा हुआ पोर्शन होगा उसका अगर कोई एक रिंग कंसीडर करो,
तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से पास कर रहा था, इस तरह से जा रहा था, और ये इसी के पास आ रहा है, इसका मतलब ये फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो इसको अपोज करना, तो इस तरह से करंट चलेगा। तो इसका नॉर्थ इधर बन जाएगा और इसका साउथ इधर बन जाएगा। ये सिचुएशन रहने वाली है। फिर जब बहुत इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो आप बोलोगे कि ये इक्वली स्ट्रेंथ के हो जाएंगे। अगर ये इक्वल स्ट्रेंथ के हो गए तो आप देखोगे कि ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, पुल करेगा ऊपर की तरफ, और ये नॉर्थ नॉर्थ को पुश करेगा। ये दोनों फोर्स पुश कर रहे होंगे, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम मिलेगा, और इसका कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा होगा। तो जब ये फोर्सेस, सिंस ये रिएक्शन फोर्सेस है और ये एक्शन है, या फिर कॉज था, या फिर ऐसा बोलो कि नॉन क्वांटिटेटिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये जो फोर्सेस हैं वो वेलोसिटी के चेंज होने से आते हैं, या फिर ऐसा कर लो मूवमेंट से आते हैं। तो ये जो फोर्स बढ़ बढ़ करके जब इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, तो फिर ये ग्रो करना बंद कर देंगे। ये ग्रो करना बंद कर देंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो mg माइनस ये जो भी फोर्स आ रहा था वो मैग्नेटिक का फोर्स लगेगा, ये जीरो हो जाएगा। और अगर ये फोर्स जीरो होगा तो फिर ये क्लेम करेगा कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो व्हाटएवर द वेलोसिटी इज, दैट वेलोसिटी विल बी मेंटेन, दैट मींस इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो किसी लॉन्ग कॉपर ट्यूब में अगर आप बाहर मैग्नेट को डालते हो तो इनिशियली उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि आपने देखा था कि इनिशियली कम होता है ग्रेविटी से, फिर इसके बाद कम होते 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 वो जीरो एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन पहुंच गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। फिर जब ये एग्जिट कर रहा होगा बाद में, तो फिर उसका एक्सेलरेशन जीरो से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ग्रेविटी तक हो जाएगा, और फिर बाद में वो ग्रेविटी से चलना स्टार्ट होगा जहाँ कॉपर ट्यूब खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम अप्रोप्रिएट आंसर क्या लगाना चाहेंगे, क्या इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी मार्क कर देंगे। ऑप्शन क्या था, क्या ऑसिलेट करेगा, क्या एक्सेलरेशन जी से मूव करेगा, क्या स्टॉप कर जाएगा। तो सारे ऑप्शंस फिजिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके बेसिस पर हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका डीपीपी थर्ड था, फोर्थ और फिफ्थ दो और डीपीपी से, उसमें कोई डाउट है? सो डीपीपी 4 और 5 में कोई डाउट हो तो आप बोलिए, मैं डीपीपी को ओपन करता हूँ और उसके आंसर देता हूँ। अगर नहीं है तो आपको जरूर ट्राई करना होगा और फ्यूचर में उनको रिजॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपका आंसर नहीं आया, आपने आंसर देख लिया और आंसर देखने के बाद आपने सोचा कि अच्छा इसका यही आंसर याद कर लेते हैं। नो, दैट्स नॉट लर्निंग। फिर वो लाइक गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आता है नहीं आता वो डिफरेंट स्टोरी है। वेदर यू आर कॉन्फिडेंट विद द सॉल्यूशन वो अपने को देखने का। हाँ, फिफ्थ अभी आपको कल गया था, तो फिफ्थ बाकी होगा सॉल्व करने के लिए, आई कैन थिंक ऑफ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बैकलॉग के साथ चलते हो। फोर्थ अगर कंप्लीट हुआ है तो इज देयर एनी डाउट इन द टीपीपी 4? अभी मैग्नेट इसमें ईएमआई में आपको और भी डीपीपीस मिलेंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग एसी की बात करेंगे। सो 4 में किसी को कोई कंसर्न है? मैं 4 ओपन कर देता हूँ एक बार के लिए। So in case you have tried 4, you have any doubt, you can ask. Otherwise, you try this 4, 5th and future coming DPPs. कुछ DPPs में क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए है, उनको ट्राई करना है। और अगर भी पूरा नहीं भी कर पा रहे हो, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हो, तो जब डिस्कशन हुआ करे तो उसको आप पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व कर लो, बाकी चीज़ों को होल्ड कर सकते हो। और उसके बाद जो नहीं किया उसको एक बार लर्न कर लो, और अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, चलता है। 15 में हिंट चाहिए आपको, क्वेश्चन नंबर 15 का। सो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसी 15 की आप बात कर रहे हो, फोर्थ डीपीपी की, होपफुली। तो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक CDEF करके एक अरेंजमेंट बनाया गया है, CDEF,
DEF, और इस अरेंजमेंट में बेसिकली इज अ फिक्स्ड कंडक्टिंग स्मूथ फ्रेम इन वर्टिकल प्लेन। तो ये बेसिकली ट्रैक है। A conducting uniform rod GH, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, कंडक्टिंग है, GH is moving of mass M, can move vertically and smoothly without losing contact with the frame। तो ये ऊपर चल सकता है, ऐसा अरेंजमेंट आपने किया हुआ है। This GH is always remains horizontal, ये भी बोलता है। It is given that with velocity u upward and release, तो u velocity से आपने इसको रिलीज किया हुआ है। Taking gravity downside and as G and assuming that की resistance present नहीं है other than this resistance R, अपने को पता करना है कि जब ये रॉड हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैकेनिक्स को मैग्नेटिज्म के साथ कंबाइन करता है। सो आप बोलोगे कि ये एक इंड्यूस्ड एल लेंथ का है, तो इस पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो एक बीएलवी की बैटरी लग जाएगी, तो एक बीएलवी की बैटरी लगा देते हैं। तो ईएमएफ कितना आएगा? बीएलवी का आ जाएगा, क्योंकि एल वी और बी पर आपस में परपेंडिकुलर है। किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी है, तो उस टाइम के बारे में बात करें। इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है, किस तरह से करंट रन करेगा ये भी देख लेते हैं। तो आपको पता होता है कि जब ये जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। आप ऐसे देख सकते हो कि इस कॉइल से फ्लक्स बढ़ रहा होगा। जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, इसको मैं बी को अपोज करेगा। बी को अपोज करने के लिए करंट ऐसा चलना चाहिए, तो वायर पे भी करंट ऐसा चलेगा। आप उस फंडे से भी बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें वी क्रॉस बी करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्युमुलेट होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पॉइंट इज मोशनल ईएमएफ से बात कर सकते हो, एज वेल एज फ्लक्स चेंज वाले फंडे से भी बात कर सकते हो। अच्छा, कितना करंट जा रहा होगा? अगर ये इतना आया तो हम आई की वैल्यू लिखने वाले हैं ई डिवाइड बाई आर। तो रेजिस्टेंस पता है तो करंट पता चल जाएगा। अब ये कंडक्टिंग वायर है, उस पर करंट जा रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स की वैल्यू आती है आई एल बी। बी परपेंडिकुलर, इसलिए आई एल बी हो जाएगा। किधर लगेगा ये फोर्स? एल क्रॉस बी करोगे तो एल आपके ये है, बी अंदर है, एल क्रॉस बी करोगे तो नीचे की तरफ आएगा। ये फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, ये जो फोर्स आएगा, इस फोर्स की वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जा रही है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। तो ये जो फोर्स है वी पर डिपेंड कर रहा है, इसको एम इंटू ए के बराबर कर। ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिज्म का फोर्स है। अब वायर का एबीडी बनाओ। जैसे आप वायर का एबीडी बनाओगे ना, तो वायर के एबीडी में आपको दो फोर्स मिलेंगे। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, एक इधर एम जी भी लग रहा है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी? एफ प्लस एम जी की वैल्यू एम ए के बराबर रहेगी। ए का मतलब रिटार्डेशन बनने वाला है, यानी ए की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी जी प्लस एफ बाई एम। अच्छा, एफ कितना दिया था ये? सो ये बन जा रहा है अपने लिए जी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई एम आर। अब ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। आपने को क्या पता करना है? फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द रॉड टू गो टू द मैक्स हाइट। तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? आपको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया गया है, तो एक ऊपर हाइट तक जाएगा। इसके बाद फिर वापस आ सकता है ग्रेविटी की वजह से, या फिर जो भी अपने को मैक्सिमम हाइट तक जाना है, यानी वेलोसिटी को क्या कराना है? जीरो कराना है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आप इसको काइनेमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। आपको टाइम पता करना है v इक्वल टू जीरो होने के लिए, तो आप a को dv बाई dt बना लो, dv बाई dt, और इसको इंटीग्रेट कर लो। v और टाइम का फंक्शन आ जाएगा, या फिर ऐसा बोलो टाइम जो है v का फंक्शन आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली अपने को क्या करना है? टाइम पता करना है। कब? जब v जीरो हो जाता है। तो v जीरो हो जाए, टाइम की वैल्यू निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, सभी को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है और आप देखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। सो एनी अदर क्वेश्चन और कोई क्वेरी है इस डीपीपी को लेकर के? अगर नहीं है तो फिर आप इनको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं कर पाए ट्राई, प्लीज डू ट्राई। डाउट आता है तो आगे भी हम लोग कभी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, और आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपके कितने डाउट्स आ रहे हैं। उसी से बेसिस पे हम लोग लेक्चर्स एक्स्ट्रा और जैसी जरूरत पड़ेगी रखेंगे, बट यू नीड टू ट्राई।
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जो कि जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और बिफोर योर एडवांस टेस्ट जो भी आने वाला है अपकमिंग, उससे पहले अपना एसी कंप्लीट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो। कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू देन।